अब हम लोगों ने भूकंप देख लिया, वो ज्वालामुखी पढ़ लिया। अब हम आज भूकंप के बारे में देखेंगे। सबको पता है भूकंप क्या होता है, अर्थक्वेक। और वैसे भी देखें टेक्निकली जब डिफाइन करने का होता, जब पृथ्वी की सतह पर अचानक कंपन होता है तो उसे पृथ्वी का हिलना या भूकंप कहते हैं। और ये भूकंप कंपन, मामूली कंपन से लेकर विनाशकारी प्रभाव वाला भी हो सकता है। और पृथ्वी के अंदर पैदा होता है। पृथ्वी के अंदर जिस पॉइंट पे ये भूकंप की गतिविधियां पैदा होती हैं, होता क्या है, उस पॉइंट से ऊर्जा निकलती है या वेव्स निकलती हैं जो ऊपर आके पृथ्वी की सतह को हिला देती हैं। तो जो पॉइंट है जहां भूकंप की ओरिजिन होती है या जहां भूकंप शुरू होता है उसे हिंदी में अवकेंद्र और इसे अंग्रेजी में फोकस या हाइपोसेंटर कहते हैं। पृथ्वी के अंदर वो पॉइंट जहां भूकंप पैदा होता है, तो पृथ्वी की सतह पे नहीं बल्कि भूकंप पृथ्वी के नीचे किस पॉइंट पे है वो अवकेंद्र हो गया, और या फोकस या हाइपोसेंटर कहते हैं। और ठीक उसके ऊपर पृथ्वी के सतह पे जो पॉइंट होता है उसे ईपी सेंटर कहते हैं या अधिकेंद्र। जनरली हर जगह समाचार वगैरह में एपी सेंटर सुनते हैं कि एपी सेंटर यहाँ था, एपी सेंटर वहां था। एपी सेंटर का मतलब पृथ्वी पर का ऊपर का वह भाग जिसके नीचे वो भूकंप पैदा हुआ। तो एपी सेंटर अधिकेंद्र, फोकस, हाइपोसेंटर, अवकेंद्र। पृथ्वी के नीचे हाइपोसेंटर, पृथ्वी की सतह पे ईपी सेंटर, नीचे अधिकेंद्र, ऊपर अवकेंद्र। तो ये इसके पार्ट्स हैं। तो ये दोनों चीजों को आपको पता होना चाहिए। एक छोटा सा डायग्राम है, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। ये पृथ्वी का स्ट्रक्चर है, उसका एक टीएस सेक्शंस काट लिया गया। उसमें देखें तो ये हाइपोसेंटर है जहां पे ये आपका ये पैदा हुआ भूकंप। और पृथ्वी के ऊपर, इसी के ठीक ऊपर जो पृथ्वी के सतह पे पोर्शंस है वो ईपी सेंटर है, ये हाइपोसेंटर है। अधिकेंद्र एंड अवकेंद्र। तो इसमें कुछ खास नहीं है, आगे देखते हैं। भूकंप आने के कारण क्या है भाई? तो दो तीन जनरली कारण इसके मानते हैं। भूकंप क्या होते हैं पता लग गया। कंपन, हल्के से लेके भारी डैमेज तक जो पृथ्वी की सतह पे कंपन होता है उसे भूकंप होते हैं। और जहां भूकंप पैदा होता है वो अधिकेंद्र हाइपोसेंटर होता है। पृथ्वी की सतह पे जहां ये भूकंप होता है, ऊपर पॉइंट है उसके हाइपोसेंटर्स के ऊपर होता है एपिसेंटर्स। अब इसके तीन मुख्य कारण है। एक तो टेक्टोनिक प्लेटों की गति, जो हम लोग अभी आपस में पढ़ते आ रहे हैं, आपस में टकराना। अब ये जो होता है जनरली रगड़ खा के जो गुजर जाती हैं उससे ये भूकंप आते हैं। दूसरा ज्वालामुखी विस्फोट। इतने तेज विस्फोट होता है कि जिसकी आवाज सैकड़ों किलोमीटर तक सुनी जाती है, इतना भयानक आवाज होती है, तो उससे भी भूकंप आता है। और तीसरा एक होता है मैन मेड का मतलब बहुत बड़ा अपना डैम बना दिया, तो उससे भी पृथ्वी पे इतना भार पड़ता है कि भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। या फिर आपने भूमिगत विस्फोट किया, परमाणु विस्फोट, उससे भी हल्के फुल्के भूकंप आने की संभावना रहती है। तीसरी, खदानों के लिए या बहुत नीचे जाके विस्फोट करते हो खदान खुदाई करने के लिए खदानों में, तो उससे भी हल्के फुल्के भूकंप आने की संभावना रहती है। तो बड़े बांधों का निर्माण, भूमिगत परमाणु विस्फोट और बड़े पैमाने पर खनन जैसी मानवीय गतिविधियां भूकंप करती है। तीन कारण हो गए, प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेटों का मूवमेंट, भूकंप, और एक मानव की गतिविधियों से ये भूकंप आपके आ सकते हैं। तो नीचे क्या होता है, जहां भूकंप पैदा होता है वहां से ऊर्जा निकलती है जो तरंगों के रूप में वो बाहर आती है। जनरली तीन तरह की तरंगें होती हैं, तो आप इस तरंगों पे थोड़ा सा ध्यान देना, तो ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगे। इस तरंगों से भी सवाल कहीं न कहीं आपके पूछता है। तो भूकंप क्या है, भूकंप के कारण क्या है, और भूकंपीय तरंगे। तो तीन तरह की तरंगे होती हैं इसमें। भूकंप के दौरान पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा मुक्त होती है जो जिसमें कंपन पैदा होता है, और यह कंपन भूकंपीय तरंगों के रूप में सभी दिशाओं में फैलती है। तो इसे सिस्मिक वेव्स या भूकंपीय तरंगों कहते हैं। ये तीन तरह की होती हैं। पहला है प्राइमरी वेव्स
इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 2-3 छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं सारे में, वो आपको आने चाहिए ताकि ऑब्जेक्टिव सवाल आप लगा सकें। तो ये पी तरंगे अंग्रेजी में कहते हैं, इसे प्राथमिक तरंगे भी कहते हैं या प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं। पी वेव्स प्राथमिक तरंगे या प्राइमरी वेव्स कहते हैं। ये तीनों तरंगों में सबसे ज्यादा इनकी स्पीड होती है। ये सबसे पहले जो तरंग पृथ्वी की सतह पे या इपी सेंटर पे आती है वो ये पी तरंगे या प्राइमरी वेव्स होती हैं। तो सबसे पहले पहुंचती हैं, क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा इनकी स्पीड होती है और ये तीनों माध्यमों में गति कर सकती हैं। क्या है तीनों माध्यम? तीनों माध्यम क्या है? ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों माध्यम को पास कर सकती है। इनकी गति लगभग 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, लगभग इतनी सेकंड होती है। लेकिन अगर तुलनात्मक रूप में तीनों में देखें तो ये कम डैमेज करती है, क्योंकि ऊपर आके ये खत्म हो जाती है, तो इनसे ज्यादा बहुत ज्यादा डैमेज इनका होता नहीं। तो ये सबसे ज्यादा स्पीड वाली होती है, सतह पे सबसे पहले आती है और ये तीनों माध्यमों में गति कर सकती है। तो ये चीजें हो गया। और ये तरंगों का एक और फीचर्स है, हालांकि आप जान जाइए इसे, ये अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, मतलब ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। क्यों लॉन्गिट्यूडनल होती हैं? क्योंकि इसमें कणों का कंपन तरंग की दिशा में आगे पीछे होता है, तो ऐसी तरंगों को ये अनुदैर्घ्य या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। ज्यादातर पूछेगा नहीं, लेकिन आप जानते रहिए कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। अब हम देखें आगे यस तरंगे या सेकेंडरी वेव्स। तो वो प्राइमरी वेव्स थी, ये सेकेंडरी वेव्स है। अब ये तरंगे प्राइमरी वेव्स के बाद पहुंचती हैं, ठीक है, क्योंकि उससे इनकी स्पीड थोड़ी सी कम होती है। कितनी स्पीड है? लगभग 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति सेकंड। और वो वेव्स जो थी 6 किलोमीटर पर सेकंड उसकी गति थी, तो उसके बाद ये पहुंचती है। और सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसका है कि ये सिर्फ सॉलिड के माध्यम से ही जा सकती है, सिर्फ सॉलिड माध्यम में ही जा सकती, लिक्विड में ये पास नहीं हो पाती। ये बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और इन्हीं वेव से हमें पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर की जानकारी होती है। जहां सेकेंडरी वेव्स रुक जाती है, इसका मतलब वहां पे लिक्विड है। तो ऐसी जानकारी पृथ्वी के स्ट्रक्चर में बहुत सहायक हुई है ये सिस्मिक वेव्स। तो ये लिखा, ये तरंगे तरल माध्यम में गति नहीं कर सकती। उधर देखा था प्राइमरी वेव में क्या थी कि वो सबसे पहले पृथ्वी पे पहुंची, क्योंकि सबसे ज्यादा स्पीड होती है। वो ठोस, द्रव, गैस किसी माध्यम में भी गति कर सकती है, ये लिक्विड में नहीं जा पाती। तो ये सिर्फ सॉलिड में ही ये गति करती है और ये ट्रांसवर्स वेव होती है। वे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स थी, ये ट्रांसवर्स वेव थी, क्योंकि इसमें कणों का कंपन तरंग की दिशा में लंबवत ऊपर नीचे होता। ये हो गया। और लास्ट जो है आपका एल वेव्स, ये भी डैमेज करती है, लेकिन उससे प्राइमरी तरंगों की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा डैमेज करती है। लेकिन ये जो है सबसे ज्यादा डैमेज करने वाली जो तरंगे हैं वो है यल तरंगे या धरातलीय तरंगे, या इसे सरफेस वेव्स कहते हैं। इनकी गति सबसे कम होती है, ये सबसे बाद में पहुंचती है और गति इनकी लगभग जो है 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। और ये तरंगे अधिकेंद्र के चारों ओर फैलती हैं। ये ऊपर एपिसेंटर्स पे जाने के बाद फिर ये सरफेस पे फैलती है, और जितने डैमेज होते हैं, बिल्डिंग गिरना, ये गिरना, ये सारा इसी तरंग का काम है, यल वेव्स या सरफेस वेव्स। तो जो अर्थक्वेक में जो ज्यादा डैमेज करती हैं वो ये तरंगे करती हैं। तो तीनों में आप मेनली अंतर समझ गए होंगे। जो पहला प्राइमरी वेव है, सबसे तेज जाती, सबसे पहले पहुंचती है, स्पीड उसकी ज्यादा होती है, वो किसी भी माध्यम में गति कर सकती है और डैमेज कम करती है। आपकी जो सेकेंडरी वेव्स है वो लिक्विड को नहीं पास कर पाती, प्राइमरी वेव्स के बाद पहुंचती है, वो लिक्विड को पास नहीं कर पाती, सिर्फ ठोस से गति करती है। और यल तरंगे जो होती है सबसे बाद में, सबसे स्पीड कम होती है, ये जाती है और ये एपिसेंटर्स के चारों तरफ फैलती है और सबसे ज्यादा डैमेज, बिल्डिंग का गिरना और भी चीजें करना,
ये सारा काम डैमेज का काम यही करती है। सबसे अधिक विनाशकारी होती है ये तरंग। ये सरफेस वेव है, ये तरंग है। अब भूकंप का मापन सारे लोग जानते हो कि इसका मापन होता है। कैसे होता है मापन? भूकंप का मापन एक सिस्मोग्राफ, एक यंत्र होता है, उपकरण होता है सिस्मोग्राफ, जिससे इसका मापन करता है। ये क्या करता है? ये जो 3 तरंगें हम लोगों ने अभी पढ़ी, प्राइमरी वेव, एस वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव, सरफेस वेव्स, तो उनको ये रिकॉर्ड करता है। सिस्मिक वेव्स या भूकंपी तरंगों को रिकॉर्ड करता है। और फिर 2 हमारे पास पैमाने हैं, वो है एक रिक्टर स्केल, ज्यादातर आप लोगों ने इसका रिक्टर स्केल का नाम सुना होगा, रिक्टर स्केल या रिक्टर पैमाना, और दूसरा एक होता है मर्कल्ली पैमाना। ये कम इस्तेमाल होता है जनरली, इसका नाम कम सुनने में आता है। रिक्टर स्केल पे इस भूकंप की तीव्रता इतनी थी, ऐसा ही होता है। इसका एपिसेंटर यहाँ था। 2 ही चीजें हम समाचार पत्रों में ज्यादा पढ़ते हैं कि एपिसेंटर यहाँ था, रिक्टर स्केल पे इसकी तीव्रता इतनी थी। तो रिक्टर स्केल जो है ये 0 से 10 तक उस पे चीजें होती हैं, और ये भूकंप की शक्ति बताता है। सॉरी, भूकंप की शक्ति बताता है कि कितना शक्तिशाली भूकंप है। और मर्कल्ली स्केल क्या बताता है? ये बताता है कि डैमेज कितना हुआ, मतलब कितना डैमेज हुआ, ये मर्कल्ली स्केल से होता है। तो इसलिए ये डैमेज वाली स्केल, इसे बहुत कम इस्तेमाल में लाया जाता है, लेकिन आप जानते रहिए ये रिक्टर स्केल पे उसकी तीव्रता या उसकी पावर को बताता है, और जो मर्कल्ली स्केल है ये बताता है कि नुकसान कितना हुआ। तो सिस्मोग्राफ एक यंत्र है और आपके रिक्टर स्केल वो पैमाना है जिसमें वो बताता है कितना नुकसान हुआ। एक पॉइंट बढ़ता है रिक्टर स्केल पे तो 10 गुना चीजें उसमें ज्यादा उसको डैमेज होता है। 4 से 5 अगर भूकंप का इसके रिक्टर स्केल पे 4 है और कहीं 5 है तो 10 गुना ज्यादा तीव्रता या उसकी डैमेजेस होती है उसमें। तो ये आपके मापने का यंत्र हो गया। भारत में भूकंपीय जोन, अब भारत में देखें तो भारत में का 59% भाग, 59% भूभाग भारत का जो है वो भूकंपीय क्षेत्र में आता है। ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड या BIS है ना, ये हमारे यहाँ का एक संस्था है, मानक संस्था BIS। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो होता है वो पूरे देश को, इंडिया को 4 भूकंपीय जोनों में ये बांटा है। BIS ने कितने में बांटा है? 4 में बांटा है। भूकंपीय जोन या भूकंपीय क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है, और ये जोन का नाम है और कितने % भूकंप कहाँ आते हैं। तो जोन 5 में है 11%, जोन 4 में 17%, जोन 3 में 31% है, और जोन इतने में ये 41% हमारा है। ये जोन 5 सबसे ज्यादा डैमेज वाला पोर्शन है, जहाँ ज्यादा भूकंप तीव्रता वाले आते हैं। उसके नीचे फिर है जोन 1 में कोई भूकंप वगैरह से कोई फर्क पड़ता नहीं। तो 4 जोनों में भूकंपीय क्षेत्रों को भारत को बांटा गया। अब इसको अगर हम मैप से देखने की कोशिश करें तो ये है आपका, आप इसे देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। ये बढ़िया डायग्राम है। ये है पोर्शंस। तो जैसे हम लोगों ने बताया कि ये 59% भारत का भाग है जो भूकंपीय जोन में आता है, और उसको BIS ने 4 भागों में बांटा है। ये है जोन 5, जोन 4, 3rd एंड 2nd। तो ये जो लाल वाला पोर्शन आप मैप में देख रहे हो, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये और ये गुजरात का ऊपर कच्छ का पोर्शन, ये लाल जोन में या इस जोन में आते हैं जो सबसे अधिक तीव्रता वाले भूकंप या हैवी भूकंप होते हैं। इसके बाद जोन 4 है, ये वाला पोर्शन आप इसमें देख रहे होंगे कि ये वाला पोर्शन है ऑरेंज कलर का, ये
इसमें आता है। इसी तरह से जोन थर्ड है, ये जो पीला वाला पोर्शन आप देख रहे हो, और ये नीला वाला पोर्शन ये सेकंड है। ये सब पोर्शंस होते हैं। तो ये 4 जोन है। तो तीव्रता इनकी नीचे से ऊपर जाती है। जोन फिफ्थ में सबसे ज्यादा शक्तिशाली आते हैं, उससे कम शक्तिशाली, उससे कम से उससे जोन थर्ड वो भूकंप आपके क्षेत्र से बाहर है, जहां पे कोई भूकंप वगैरह ये सारी चीजें इनकी आती नहीं। तो ये है भूकंपीय जो इंडिया का। आप थोड़ा सा सरसरी तौर पे आप इसे जानते रहोगे तो ये आपको लिए अच्छा रहेगा। ये है। अब विश्व के भूकंपीय क्षेत्र, तो वही भूकंपीय क्षेत्र हैं विश्व के जो हमने भूकंप में देखा, वही 3 बेल्ट है, वही यहाँ भूकंप की ही 3 बेल्ट है। ये है प्रशांत महासागरीय तटीय पट्टी, ये है महाद्वीपीय पट्टी और मध्य अटलांटिक पट्टी। और रिंग ऑफ फायर जो है वो हम लोगों ने पढ़ा था, जो भूकंपीय क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव अर्थक्वेक के लिए, भूकंप के लिए भी है। अब जब भूकंप वगैरह पृथ्वी पे नहीं बल्कि समुद्र में आता है तो सुनामी, ऊंची ऊंची लहरें समुद्र की सुनामी आती है। अब भूकंप से बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? भूकंप की हम भविष्यवाणी भी नहीं कर सकते कि जमीन के अंदर की गतिविधियों के कारण हो सकता है, तो रोकने का तो सवाल ही नहीं है कि भूकंप हम रोक पाए, नहीं रोक पाए, लेकिन जानकारी की वजह से हम जान माल के थोड़ा नुकसान को कम कर सकते हैं। तो हमें कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है। तो क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, क्या क्या आप करने चाहिए, उस पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर आप खुले क्षेत्र में हैं तो आपको क्या करना है? अगर आप खुले क्षेत्र है तो आप पेड़ है तो वहां से हट जाइए, बिजली का खंभा है तो वहां से खड़े हो जाइए, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग मकान से दूर जाके इसी जगह खड़े हो जाइए जहां पे कोई आसपास कोई स्ट्रक्चर आपका खड़ा नहीं है, क्योंकि ये सब कभी भी कोलैप्स हो सकते हैं भूकंप में, क्योंकि पृथ्वी हिलती है। अगर आप सड़क पे चल रहे हैं तो क्या कर सकते हैं? तो फ्लाईओवर के नीचे न जाएं कि इससे हम बच जाएंगे। फ्लाईओवर कभी भी कोलैप्स हो सकता है। कोई बड़ी सी पाइपलाइन, होर्डिंग इस तरह के लगे हैं तो वहां से भी दूर हट जाएं, खड़े हो जाएं। कार से जा रहे हैं तो कार में बैठे न रहें, कार छोड़िए और थोड़ा सा दूर जाके ओपन खुले में खड़े हो जाइए जहां आसपास कोई ऊंचा का स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि कोई भी ऊंचाई वाला स्ट्रक्चर कोई भी कभी भी कोलैप्स हो सकता है। तो आप दूर हो जाइए। घर में है तो क्या करना है आपको? घर में है तो तुरंत ही कोई तख्त ले लें, खोपड़ी पर रख लें और ठोस वस्तु के नीचे छुप जाएं। हाँ, ध्यान रहे कहीं अलमारी रखी है उसके बगल में न खड़े हो जाएं। पंखे, कोई गिरने वाली जो चीजें हैं वहां से थोड़े से दूर हो जाएं। और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में है तो सीढ़ी से उतरें, लिफ्ट का इस्तेमाल न करें। घर में कोई दोस्त हेलमेट है या इस तरह के जो पहले सर पे पहन लिया, क्योंकि सर बचा रहेगा तो शरीर की टूट फूट जो है ठीक हो सकती है, लेकिन सर टूट गया तो फिर सारा काम खत्म हो गया। तो ये सब कुछ सावधानियां हैं जो आपको रहनी चाहिए। सब जो नंबर के आपके सवाल पूछ सकते हैं, इससे बचाव के उपाय क्या हैं, सारी चीजें हैं। अब भूकंप का मानव जीवन पे प्रभाव है, लाभ हानि क्या हो सकता है भूकंप से? आप पूछोगे लाभ भी है, थोड़े बहुत लाभ भी है। इससे क्या है लाभ? तो थोड़े से आपको जाननी चाहिए, लाभ भी और हानि भी। तो लाभ में क्या है? भूकंपीय तरंगों द्वारा हमें पृथ्वी के अंदर की जानकारी होती है। जैसे हमने बताया कि सेकेंडरी वेव जो होती है वो तरल पदार्थों से होके नहीं गुजर पाती। तो जब भी जहां नीचे भूकंप आता है और जहां ईपी सेंटर है और यस वेव नहीं पहुंची, रिक्टर स्केल पे रिकॉर्ड नहीं हुई, इसका मतलब वो कहां से वहां पैदा हुआ है जहां के बीच में लिक्विड है। तो ऐसे और भी इन वेव्स को भेज के हमें पृथ्वी के अंदर की बहुत सारी जानकारियां मिली, जिससे हम अपनी पृथ्वी के अंदर की जानकारी बना पाए। तो एक तो यह है कि भूकंपित तरंगों से हमें पृथ्वी के भीतर की जानकारी पाते। पहला लाभ तो मानव जीवन के लिए ये है। दूसरा, इसमें भी पृथ्वी फटने उठने की चीजें होती है, जिससे कि आपके मिनरल्स वगैरह आंतरिक भाग पे धरातल पे आ जाते हैं। तीसरा है कि कहीं कहीं पृथ्वी जमीन में धंस जाती है, कहीं कहीं आपके समुद्र के किनारे धंस जाती है तो नए बीचेज बन जाते हैं, या उभार हो जाता है तो बीचेज बन जाते हैं, तो नए नए जल स्रोत इससे बन जाते हैं। और कभी कभी लैंडस्केप में कुछ कुछ
ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं जो आपके लिए लाभदायक होते हैं। तो ये तो लाभ में रहा। हानि में देखें कि तमाम नुकसान होता है। रेल की पटरी, बिजली के खंभे, मकान इतना डिमोलिश हो जाते हैं, धराशायी हो जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में टोपोग्राफी उसकी इससे हिमालय की बहुत कम है, तो लैंडस्लाइड्स वगैरह इससे हो जाते हैं। और अगर समुद्र में अगर ये आ गया तो सुनामी आ जाती है, जिससे फिर कोस्टल पे भारी जान माल के इससे नुकसान होता है। तो ये रहा ये भूकंप के बारे में, इतना ही है। अब इसके बाद हम लोग वो एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे।